अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूँगा। मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुँचने पर अपने पाँव देखूँगा। नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का सीरीज लाए हैं। ये सेट नंबर 2 होगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें 100-150 क्वेश्चन के आसपास की होने की संभावना है और पूरे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 26 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन 26 से है। क्वेश्चन नंबर 26 में है मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शतरंज खेल से संबंधित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शतरंज। अगर शतरंज की बात कर ले, शतरंज में कुल खाने की संख्या होती है 64। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। शतरंज के ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखेंगे, विश्वनाथन आनंद शतरंज के ही खिलाड़ी हैं, जिनको कि सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ है और उसी समय सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज खेल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? यानी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है। रेपो रेट तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। जीरो आवर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग इसमें जीरो आवर से, तो जीरो आवर का जो प्रयोग किया जाता है ये संसद से संबंधित है। ये जीरो आवर शब्दावली किससे संबंध है? भारतीय संसद से। ध्यान रखेंगे, जीरो आवर किससे संबंधित है? भारतीय संसद से। भारतीय संसद से शामिल है जीरो आवर। अगर रेपो रेट की बात किया जाए, रेपो रेट जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को जिस दर पे उधार देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पे उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से इसका, निम्नलिखित शब्दों में कौन बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो जीरो आवर किससे संबंधित है? भारतीय संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें हम लोग, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में संबंधित है। किस भाग में है? भाग 4 से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। और अगर हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार, ये आगे हम लगाए हैं स्लाइड में, देखते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के। मौलिक अधिकार की संख्या अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। कितना था? मौलिक अधिकारों की संख्या 7, जबकि वर्तमान समय में अभी 6 है। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो ध्यान रखेंगे संपत्ति के अधिकार
संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ध्यान रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाकर इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। ध्यान रखेंगे, इसको अनुच्छेद 300A में रखिए। किस में रखा गया? अनुच्छेद नंबर 300A में। और ये अब कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार हो गया, जबकि मौलिक अधिकार ये नहीं है। इस तरह से ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में कितना है? 6, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इनको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था, और अभी वर्तमान समय में 11 हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार है, इसको जोड़ा गया। इस तरह से ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत करता है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बजट के एक दिन पहले जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो उस बजट प्रस्तुत करने के पहले एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय के। हम लोग बात करते हैं बजट का। भारत में सबसे पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे भारत में सबसे पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम सेठी। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है, ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री। ध्यान रखेंगे अगर बजट की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है? तो अनुच्छेद के अंदर नहीं है। बजट जो है भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद के अंदर नहीं। बजट के जगह शब्द जो जोड़ा गया है वो शब्द है वार्षिक वित्त विवरण। ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्त विवरण ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 112 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 112। बजट के जगह जो शब्द प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्त विवरण, अनुच्छेद नंबर 112। वहीं पर बात करें बजट जो है, भारत में सबसे अधिक बार बजट जो प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया। कितनी बार? 10 बार। तो ध्यान रखेंगे ये बजट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आप लोगों को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 206 हड्डी होती है। ध्यान रखेंगे चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ध्यान रखेंगे चरक जो है
चरक कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। चरक किसके शासन काल में दरबारी कवि थे? कनिष्क के शासन। कनिष्क का संबंध कुषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूखंड का एक भाग है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूखंड का एक भाग है? वो गोंडवाना लैंड का है। वो किसका एक भाग है? गोंडवाना लैंड का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में है रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया? ये एलोरा की गुफा में चित्रित किया गया है। एलोरा की गुफा कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इसी गुफा के अंदर कैलाश मंदिर भी है। कैलाश मंदिर एलोरा के अंदर ही कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे एलोरा के अंदर जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। और एलोरा की मंदिर जो है, एलोरा जो है किस राज्य के अंदर है? तो महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ये जो एलोरा है, ये भारत के अंदर सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत के अंदर सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा? एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर। तो ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या है? भारतीय संविधान में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। और आपातकाल जो है भारत में 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल, और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल ही पूछा गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल के बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल से बताते हैं। देखिए आपातकाल जो है, आपातकाल ध्यान रखें, आपातकाल अगर भाग पूछा जाए किस संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग नंबर 18 में। संविधान के भाग किस भाग में है? भाग नंबर 18 में। ये भी ध्यान रखें किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया आपातकाल का प्रावधान। और आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। सबसे पहली बार जो लगा था 1962 में, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। उसमें सबसे पहली बार 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार जो लगा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था 1971 में। और तीसरी बार आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो लगाया गया था 1975 में। तो ध्यान रखेंगे भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार। पहली बार 1962, दूसरी 71 और तीसरी बार 1975 में। तो इस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रपति शासन के अंदर कौन सा अनुच्छेद लगता है? 356। राष्ट्रपति शासन के अंदर कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। ध्यान रखेंगे सबसे पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। और वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद जो है वो 360। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 360। और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। इस तरह से ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर स्थित। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये नैनार संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? नैनार संप्रदाय से संबंधित है। देखिए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर में। ध्यान रखेंगे ये भगवान शिव से समर्पित है। किस भगवान को?
शिव को समर्पित है। और नेक्स्ट इसी में देखते हैं, दक्षिण भारत में वैष्णव संत को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में वैष्णव संत को अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे इस बात को भी। दक्षिण भारत में वैष्णव संत को अलवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? सामान्य टेलीविजन के रिमोट, जैसे रिमोट में जो तरंग का प्रयोग किया जाता है उसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त, इसमें अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त, अवरक्त यानी इंफ्रारेड तरंग का। किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंग का यूज किया जाता है। अवरक्त, इसी का इंफ्रारेड को ही हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, ध्यान रखेंगे। किस तरंगे का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त। रिमोट कंट्रोल में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें का। अवरक्त किरणें का खोज हर्सेल के द्वारा किया गया है। किसने खोज किया है? विलियम हर्सेल, ध्यान रखें। खोज विलियम हर्सेल के द्वारा ये खोज किया गया है। अवरक्त किरणें की खोज किसने किया? विलियम हर्सेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद, इन्हीं को कहा जाता है हॉकी का जादूगर भी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक साल किस तिथि को मनाते हैं? 29 अगस्त को। देखिए 2021 के अंदर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा जो पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहले जो दिया जाता था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के जगह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2021 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 2021 में 13 नवंबर को ये पुरस्कार दी जा चुकी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 2021 में किनको किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक नज़र देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 नंबर में नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। रवि कुमार को कुश्ती के लिए, लवलीना बोरगोहम मुक्केबाजी के लिए, PR श्रीजेश हॉकी के लिए, अवनी लेखारा पैराशूटिंग के लिए, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल को पैराशूटिंग के लिए, मिताली राज, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, मिताली राज ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, इनको भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस तरह से कितने लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? कुल मिला के 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और वहीं पर बात करें अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 से हुआ है। कब से हुआ? 1961 से। 2021 में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया वो कुल मिला के 35 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 35 लोगों को दिया गया, जिसमें शिखर धवन को क्रिकेट में दिया गया। क्रिकेट में किनको दिया गया है? शिखर धवन को, ध्यान रखेंगे। वैसे हम अपने YouTube चैनल पे 2021 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इसमें आता है द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार और अन्य भी खेल रत्न पुरस्कार, सारा डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। आप लोग YouTube के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? संघाई त्यौहार जो मनाया जाता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में 21 से 30 नवंबर के बीच में, 21 से 30 नवंबर के बीच में ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। प्रत्येक साल वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। 21 से 30 नवंबर के बीच में मणिपुर के अंदर संघाई महोत्सव मनाया जाता है, जो वार्षिक है, हर वर्ष मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें
नागालैंड, तो नागालैंड के अंदर जो मनाया जाता है प्रमुख त्यौहार वो है हॉर्नबिल। ध्यान रखेंगे हॉर्नबिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है संघीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये संघीय बजट 2018 का, ये जो क्वेश्चन है उस समय का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, वैसे हम ये क्वेश्चन को बता देते हैं। 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो वो 500 करोड़ रुपया राशि आवंटित की गई थी। अब हम लोग जानते हैं ये ऑपरेशन ग्रीन संबंधित किससे? ऑपरेशन ग्रीन जो संबंधित है फल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए। किसके लिए? फल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए ऑपरेशन ग्रीन के क्षेत्र में 500 करोड़ जारी किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39 है वसा के पाचन में आहार नाल के अंगों को स्रवित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वसा में पाचन का आहार नाल के अंगों से स्रवित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वो पित्त रस। कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पित्त रस। ध्यान रखेंगे पित्त रस का जो श्रवण होता है वो यकृत में होता है। पित्त रस का श्रवण कहाँ पर होता है? यकृत, यकृत यानी लीवर में। वहीं पर बात करें अगर पित्त में हरा और पीला रंग हो, पित्त जो होता है हरा पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो होता है हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में हम लोग पढ़ते हैं, 40 है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा? ये नेल्सन मंडेला का। ध्यान रखेंगे नेल्सन मंडेला रंग विरोधी नेता थे। इन्होंने रंग विरोधी के कारण इनको 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। रंग भेद नीति का विरोध करते थे, रंग भेद नीति के ही कारण इनको 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। अंततः 1994 में इनको दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनाया गया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति बनाया गया था कब? 1994 में। इन्हें नेल्सन मंडेला, ये भारत के बाहर गैर भारतीय दूसरे ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया। अगर वहीं पर बात करें भारत रत्न, प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और सेकेंड दूसरे नंबर के ऐसे व्यक्ति यही नेल्सन मंडेला जिनको भारत रत्न दिए गए। दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है। इस तरह से इसका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को हम लोग प्रेसिडेंट लिखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और किसी भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल ये बनेंगे इनके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, तभी ये बन सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। वहीं पर राज्यसभा सांसद, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के सांसद बनना चाहेंगे तो इनके लिए कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वहीं पर बात करें लोकसभा, विधानसभा, इनका सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे और वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। अगर वहीं पर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 63। अनुच्छेद नंबर 63, अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर कहा गया कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित नदियों में किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा। ध्यान रखेंगे दक्षिण गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है।
दक्षिण की गंगा, ध्यान रखेंगे दक्षिण की गंगा अगर रहे क्वेश्चन में तब इसका आंसर कावेरी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण गंगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो कावेरी। इम्पोर्टेंट है, अगर गोदावरी नदी की लंबाई की बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है, ध्यान रखेंगे भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे अधिक लंबी जो है वो गंगा है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, कुल लंबाई अगर बात करें तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है, इस तरह से भारत में आती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत के अंदर सबसे लंबी नदी गंगा है। अब भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 में है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। किन के द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। इसी के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे हम लेके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। ध्यान रखेंगे कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था और उसी ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई में विजय हासिल किया था। वहीं पर बात करें ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें कामरूप है। तो कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम है कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 में है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक उपन्यास किस देश से प्रेषित है? सबसे पहले ये जानते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और किस देश की धरोहर को ये शामिल है? भारत। ध्यान रखें किस देश से संबंधित है? ये भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ध्यान रखें गेहूं प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। बाकी सोयाबीन, मछली और चना में प्रोटीन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस घोल की जरूरत होती है? प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस घोल की जरूरत होती है? तो वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल। किसका जरूरत पड़ता है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल का जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है? कम जनसंख्या वाली प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी वे प्रजातियां जो गहन खोज के बाद भी अस्तित्व में नहीं आ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में है कि वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हो। यही स्थानीय प्रजाति जो है जहां विशेष स्थान में पाई जाती है वही आंसर सही होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वे प्रजाति जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, क्षेत्र विशेष, और यहाँ पर भी स्थानीय है, इसलिए इसका 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है
कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो वो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार के रूप में कब से स्टार्ट हुआ, 1948 से मनाना शुरू किया गया। मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, इसका स्टार्टिंग कब से हुआ, 1948 से। वहीं पर अगर बात करें 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवहन दिवस, राष्ट्रीय परिवहन दिवस, राष्ट्रीय परिवहन दिवस, परिवहन दिवस, राष्ट्रीय परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित जलीय जीवों में किसमें गिल्स नहीं पाया जाता है। ये व्हेल में गिल्स नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, व्हेल में गिल्स नहीं पाया जाता है। इस तरह से ये 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके थे, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी आ गया। अब हम आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन लाए, जो कि उसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जारी किया है। ये होता है क्या आईपीओ, इसके बारे में समझते हैं। आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये होता है, ये क्या होता है कि कंपनी के बाहर, कंपनी को छोड़कर आम पब्लिक के बीच अपना शेयर बेचे। आईपीओ क्या होता है, अपने कंपनी को छोड़कर आम पब्लिक के सामने पब्लिक को अपना शेयर बेचे, जनता के बीच अपना शेयर को बेचे, उसी को कहा जाता है आईपीओ। तो अभी तक का सबसे बड़ा जो आईपीओ ये शुरू किया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, सबसे बड़ा आईपीओ जो जारी किया गया वो पेटीएम के द्वारा। ध्यान रखें किसके द्वारा शुरू किया गया है, पेटीएम के द्वारा। और कितने रुपये का आईपीओ जारी किया गया, 18,300 करोड़ का, 18,300 करोड़ का आईपीओ जारी किया है। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया गया किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे पेटीएम के द्वारा सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है, वो हिसार में। ये हिसार है कहां पर, हरियाणा के अंदर। हिसार कहां पर है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी, ये भी जानते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी जो है कौन से मंत्री पद पे हैं, तो ध्यान रखेंगे आवास एवं शहरी मंत्री। आवास एवं शहरी मंत्री, आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है कहाँ पर, हिसार में। रानी लक्ष्मीबाई का बात किया जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका, ये भी ध्यान रखेंगे, मणिकर्णिका या फिर छबीली। कई बार एग्जाम में पूछा गया इनके बचपन का या अन्य नाम इनका है। इन्होंने 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था, झांसी से। 1857 ईस्वी की क्रांति में जो नेतृत्व किया था कहाँ से, झांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 से 13 नवंबर के बीच 2021 तक, 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये जानते हैं राष्ट्रीय योगासन ये जो शुरू किया गया ये भुवनेश्वर में, कहाँ पर, ओडिशा के भुवनेश्वर में ये शुरू किया गया है 11 से 13 नवंबर के बीच। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें 2022 में विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन
किस देश में होगा, ध्यान रखें किस देश में, तो ये भारत में होगा। कहाँ पर होगा, भारत में। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए भारत ने 2022 में विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार करेगा। फर्स्ट टाइम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कब कर रहा है, 2022 में। मेजबानी कौन करेगा, भारत। क्यों, क्योंकि इसलिए भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरा हो गया और हमारे देश के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए 2022 में विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन जो था वो राष्ट्रीय था, ध्यान रखेंगे। शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ ये भी फर्स्ट टाइम में हुआ। पहला ये भी कब, पहला ही हुआ है। कहाँ पर हुआ, ये भुवनेश्वर के अंदर हुआ। वहीं पर बात कर रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देते हैं। यूरो कप, यूरो कप का जो खिताब जीता, यूरो कप का संबंध किससे, फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध किससे, फुटबॉल से। ध्यान रखेंगे यूरो कप, यूरो कप, यूरो कप का खिताब किसने जीता है, यूरो कप का खिताब, यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से, फुटबॉल। ध्यान रखेंगे तो यूरो कप का जो खिताब जीता है, विजेता है वो इटली है, विजेता देश है इटली। और उप विजेता जो है, ध्यान रखेंगे उप विजेता वो है इंग्लैंड। उप विजेता कौन सा देश है, इंग्लैंड है। ये यूरो कप हो गया। वहीं पर कोपा अमेरिका कप की बात करते हैं, कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप, इनका भी, इस खेल का भी संबंध है फुटबॉल से ही। तो इसके जो विजेता देश है वो अर्जेंटीना है। कौन सा देश, अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना। और उप विजेता जो है ब्राज़ील है, उप विजेता ब्राज़ील। उप विजेता देश कौन सा है, ब्राज़ील। उबेर कप, उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। ध्यान रखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका संबंध है क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। और जो जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो तमिलनाडु ने, TLN हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, तमिलनाडु विजेता है ये। और उप विजेता की बात करें तो बड़ौदा, उप विजेता कौन सा शहर है, बड़ौदा। उप विजेता, उप विजेता। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, तो राज्यसभा के नए महासचिव जो बनाया गया है वो बनाया गया प्रमोद चंद्र मोदी को। ध्यान रखें किसको बनाया गया है, प्रमोद चंद्र मोदी को। इसके पहले जो थे केशव रामाद्रव्य थे। ध्यान रखेंगे पी के जो रामादयालु इसके पहले थे और इनका स्थान किसने लिया, प्रमोद चंद्र मोदी ने। ध्यान रखेंगे ये किसके बनाए गए, राज्यसभा के। वहीं पर बात करें राज्यसभा, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ध्यान रखेंगे मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। राज्यसभा का कार्यकाल, ध्यान रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। राज्यसभा का जो गठन है, ध्यान रखेंगे सरला, ध्यान रखना है सरला। 100 से क्या आ जाएगा, संसद। अगर संसद की बात किया जाए, संसद का अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के अंदर 79, रो से आ जाएगा राज्यसभा,
राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ध्यान रखेंगे 79, 80 और 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। वहीं पर बात करें निमोनिया जो होता है किसके कारण होता है निमोनिया? तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु, ध्यान रखना है कि निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। और निमोनिया से जो प्रभावित अंग है वो फेफड़ा। अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। नेक्स्ट, इसी में हम एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग, कौन कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, एक ट्रिक पढ़ा रहे हैं, पंडित का टीक न्यू है। पंडित का टीक न्यू है, ध्यान रखेंगे। पंडित का टीक क्या है? न्यू। देखिए यहाँ पर जो पी है ये पमन, इससे हो जाएगा प्लेग। क्या हो जाएगा? प्लेग। ये जो डी है इससे हो जाएगा डिप्थीरिया। ध्यान रखिएगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। ये जो तो है इससे हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक, इसी को बोलते हैं क्षय रोग। तपेदिक को ही दूसरा क्या नाम है? क्षय रोग। यानी इसी को बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। ध्यान रखेंगे ये जो का है, ये का से हो जाएगा काली खांसी। का से क्या आ जाएगा? काली खांसी। टी से क्या आ जाएगा? टी से हो जाएगा टिटेनस। टिटेनस, टी से क्या हो जाएगा? टिटेनस। और यहाँ पर एक देखिए को है, तो ये को से हो जाएगा कुष्ठ रोग। क्या आ जाएगा? कुष्ठ रोग। ध्यान रखिएगा कुष्ठ रोग। न्यू से हो जाएगा निमोनिया। ये न्यू से क्या आ जाएगा? न्यूमोनिया। ध्यान रखेंगे। और ये जो है ह से हो जाएगा हैजा। तो इस तरह से ये जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या? पंडित का टीक न्यू है। इसी के साथ अब क्वेश्चन हमारे पास अभी नहीं है इस वीडियो में। हाँ, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी और इसको भी हम लोग बता देते। 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध किससे है? 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का जो संबंध है ये सरकारी प्रतिभूति से। ध्यान रखेंगे इस किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूति से है। आरबीआई की बात करें, आरबीआई का जो स्थापना हुआ अधिनियम है ये 1934 का। अधिनियम कब का? 1934 का अधिनियम है। स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। अपना स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति के सिफारिश पे? यंग हिल्टन समिति। ध्यान रखेंगे यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। आरबीआई के वर्तमान समय में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ध्यान रखेंगे शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है। इसी के साथ हम आप लोगों को जितना क्वेश्चन हुआ वो पढ़ाएं। अब हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में फिर से क्वेश्चन लाएंगे। अब आप बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ साथ में शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।